हाँ जी विद्यार्थियों, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी बाय अरुण पर। प्रिय विद्यार्थियों, मनोविज्ञान विषय का हम अध्ययन कर रहे हैं और इस मनोविज्ञान विषय की वीडियो सीरीज के अंतर्गत ये 5वां वीडियो लेक्चर है। इससे पहले मैं 4 वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो पहले आप उन वीडियो लेक्चर को देख लें ताकि इस वीडियो को समझने में आपको आसानी रहे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने अभिवृद्धि और विकास के अर्थ को जाना था। अभिवृद्धि विकास की जो संकल्पना है उसकी हमने बात की थी। साथ ही अभिवृद्धि और विकास में तुलनात्मक अध्ययन भी हमने किया कि दोनों में मुख्य रूप से क्या क्या अंतर है। उन अंतर को हमने जाना अभिवृद्धि और विकास के। और आज हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो रहेगा अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत। अभिवृद्धि और विकास के जो मुख्य सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों की हम बात करेंगे। दोनों ही टॉपिक महत्वपूर्ण है, अभिवृद्धि और विकास, और इनके जो सिद्धांत हैं, जो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जो सिद्धांत है उनकी हम बात करने जा रहे हैं। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाकर और सब्सक्राइब कर ले चैनल को। साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और शेयर करना न भूलें। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। विद्यार्थियों, ये वीडियो सीरीज सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं से संबंधित जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगी, ऐसी मुझे आशा है। और जितना मैं पढ़ा पा रहा हूँ, जितने मैं प्रयास कर रहा हूँ, तो मेरा प्रयास कैसा है उसके लिए आप कमेंट करके ज़रूर बता दिया करें ताकि मेरी थोड़ी हौसला अफजाई होती रहे। और पढ़ाने का जो तरीका है उसमें कोई बदलाव की गुंजाइश है तो वो भी आप बताएं। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको एक एक चीज़ समझाने की, एक एक चीज़ों के अर्थ बताने की, क्योंकि मनोविज्ञान विषय पूरी तरह से समझने पर आधारित है, कॉन्सेप्ट पर आधारित है। मैं केवल आपको तथ्य दे दूं और तथ्य मैं आपको बोल के बता दूं, उससे नहीं होगा। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और जब तक आप व्यवहार करना नहीं सीखेंगे, आप व्यवहारिक रूप से इसको नहीं सुनेंगे, इसे नहीं पढ़ेंगे, इसे नहीं जानेंगे, इसे नहीं समझेंगे, तब तक आप मनोविज्ञान विषय में सफलता हासिल नहीं कर सकते हो। और मनोविज्ञान विषय कोई कठिन विषय भी नहीं है, बहुत आसान विषय है। हमारे दिन प्रतिदिन की जो क्रियाकलाप हैं उन्हीं का समावेश जो है मनोविज्ञान विषय में किया गया है। और मनोविज्ञान की एक ब्रांच, एक जो है एक शाखा हम कह सकते हैं, वो हम पढ़ रहे हैं। इसका नाम है शिक्षा मनोविज्ञान, जो आपके सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मनोविज्ञान और अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांतों की तरफ हम चलते हैं। और अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांतों, विद्यार्थियों आपके सामने अभिवृद्धि और विकास का जो पहला सिद्धांत है वो है निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतरता बहुत जरूरी है। आप पढ़ते हैं तो पढ़ने में भी देखो निरंतरता बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि आप एक दिन पढ़े और 5 दिन आपने गैप दे दिया। आप कम पढ़ें, आप घंटा 2 घंटा ही पढ़ें दिन में, लेकिन निरंतरता जरूरी है। रोजाना आपको पढ़ना बहुत आवश्यक है, तभी चीज़ें आपके ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाती है और ज़्यादा अच्छे से आप उनको जान पाते हो। तो निरंतर सीखना बहुत जरूरी है व्यक्ति को। डेली क्लास में अपलोड करता हूँ, तो डेली आप क्लास देखा करो और समझने की ज़्यादा कोशिश करो। जितना आप समझेंगे उतना ही आप जो है ज़्यादा अच्छा मनोविज्ञान में कर पाएंगे। तो पहला सिद्धांत है अभिवृद्धि और विकास का, निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतर विकास का मतलब है विद्यार्थियों कि बच्चा जो है वो माता के गर्भ में जब आता है तभी से उसका विकास होना शुरू हो जाता है। माता गर्भ में आने के बाद ही उसके विकास की अवस्थाएं शुरू हो जाती है। विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है और गुजर करके विद्यार्थियों जो बालक है वो प्रौढ़ावस्था को आता है, यानी वयस्क बनता है वो। ठीक है, तो गर्भ में आने के बाद में विभिन्न अवस्थाओं से गुजरकर वो क्या होता है, विकसित होता है। और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। मैंने आपको बताया कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लगातार अनवरत रूप से चलती है विकास प्रक्रिया। हाँ, अभिवृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास कभी रुकता नहीं है। मनुष्य का किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक, चारित्रिक, कि सामाजिक, किसी भी तरीके से उसका विकास रुकता नहीं है, वो चलता रहता है आगे से आगे। तो विकास क्या है? विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसीलिए हम इसे निरंतर विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए विकास का सिद्धांत आपके सामने है, विकास क्रम का सिद्धांत। विकास क्रम से चलता है विद्यार्थियों। मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि विकास जब होता है तो वो एक क्रम के अनुसार चलता है। जैसे पहले बालक का जन्म हुआ तो जन्म से पूर्व की अवस्था जो है वो कैसी अवस्था है? गर्भावस्था है। गर्भावस्था जिसके अंदर बालक माता के गर्भ के अंदर है और गर्भ में रह करके वो आहार ग्रहण कर रहा है और अपने शरीर का विकास कर रहा है, अपने मानसिक विकास कर पा रहा है वो। लेकिन जन्म के बाद में उसकी शैशवावस्था प्रारंभ होती है। जन्म से 5-6 वर्ष तक का जो समय है वो क्या कहलाता है? शैशवावस्था कहलाता है। और 6 वर्ष से 12 वर्ष तक का समय क्या कहलाता है? बाल्यावस्था कहलाता है। और 12 से 18 आपको बताया हमने कि 12 से 18 जो है वो बाल्यावस्था है, 12 से 18 जो है वो किशोरावस्था है। और अंत में क्या जाती है, 18 वर्ष का जब बालक हो जाता है, 18-19 वर्ष का, तो उसको वयस्क मान लिया जाता है कि अब ये जो है अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से काम करने योग्य हो गया है। और इस अवस्था को फिर हम प्रौढ़ावस्था भी कह देते हैं, कई लोग इसको युवावस्था भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये विकास की अवस्थाएं हैं अलग अलग, जो गर्भावस्था से प्रारंभ होकर प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था तक चलती है। ठीक है, तो ये एक क्रम में होता है विकास एक क्रम में होता है। ऐसा नहीं है कि क्रम टूट जाएगा, शैशवावस्था से सीधी किशोरावस्था, ऐसा नहीं हो सकता कि शैशवावस्था के बाद सीधी किशोरावस्था आ गई। नहीं, शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था आएगी और फिर किशोरावस्था आएगी। तो एक क्रम चलेगा। जिस तरह से आप जब सीढ़ी पर चलते हैं तो सीढ़ी पर चलते वक्त आपका एक क्रम होता है। आप पहली सीढ़ी पे आपने कदम रखा है तो दूसरी पे रखोगे, फिर तीसरी पे रखोगे। ऐसा नहीं है कि एक पहली पे रखा फिर सीधा जंप करके आप जो 10वें पे चले गए। तो वो बंदर कर सकता है, अपन नहीं कर सकते, इंसान नहीं कर सकता।
ठीक है ना। तो क्रम से होता है विकास भी, धीरे 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 एक अवस्था के अनुसार अगली अवस्था में जो है बालक जाता है, प्रवेश करता है और अपने विकास को पूरा करता है। भाषा विकास की अगर बात करते हैं विद्यार्थियों, तो भाषा का विकास भी जो है वो एक क्रम में ही होता है। पहले बालक सुनता है, जब स्कूल में जाता है या घर में, जब छोटा एक बच्चा घर में आता है, जब जन्म लेने के बाद में जब घर में आता है, माता पिता की गोद में, परिवार वालों की गोद में जब खेलता है, तो उस बच्चे को भाषा नहीं आती, उसको भाषा का ज्ञान नहीं होता है। लेकिन वो बच्चा अपने माता पिता के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को सुनता है और सुन करके उस भाषा को सीखता है। तो बच्चा पहले सुनता है, सुन करके सीखता है भाषा को, फिर बोलता है, फिर धीरे धीरे बोलने का प्रयास करता है। पा पा, माँ माँ, मामा, बू, पानी को बू बोलता है, तू तू, जय जय, ऐसे शब्द बोलता है। तो यानी कि पहले बालक सुनता है, कानों से सुन करके ज्ञान को ग्रहण करता है और फिर वो बोलने का प्रयास करता है और फिर पढ़ता है, फिर पढ़ना सीखता है, रीडिंग, ठीक है, पढ़ता है, पुस्तक आ गई तो उसमें अक्षरों को पढ़ता है और फिर लास्ट में सबसे लिखता है। तो ये भाषा विकास का क्रम होता है, इस क्रम में ही भाषा को सीखा जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो भाषा विकास का क्रम है, ये ध्यान रखना। भाषा को कभी भी आप जो है लिख करके पहले नहीं सीख सकते हो, सुनना, पहले सुनोगे और फिर बोलोगे। कोई कहता है ना कि मेरे को अंग्रेजी बोलने सीखनी है, तो अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए आपको कोई टेंस पढ़नी जरूरी नहीं है, ठीक है ना। आपको तो उस अंग्रेजी भाषा को सुनना पड़ेगा, आपको लोगों के साथ में बोलना पड़ेगा उस भाषा को। यानी पहले आप भाषा को सुनेंगे लगातार। बहुत से अनपढ़ लोग अंग्रेजी बोलते हैं और भी दूसरी चाइनीज और भाषाएं बोलते हैं, क्यों? क्योंकि वो पहले उन भाषाओं को सुनते हैं, उस भाषा को बोलने वाले लोगों के साथ में रहते हैं और साथ में रह करके उनसे सुनते हैं और सुन करके फिर खुद बोलने की प्रयास करते हैं और ऐसे करते करते वो उस भाषा को बोलना सीख जाते हैं। लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से अगर भाषा को सीखना है तो भाषा को पढ़ना भी होगा और लिखना भी होगा, जब आप व्याकरणिक रूप से उस भाषा में निपुणता हासिल करेंगे। लेकिन अगर भाषा विकास के क्रम की बात करें तो पहले सुनना यानी लिसनिंग, फिर बोलना यानी स्पीक, फिर पढ़ना यानी रीडिंग और लास्ट में लिखना यानी राइटिंग। तो ये भाषा विकास का क्रम है, आपको ध्यान रखना। हिंदी की शिक्षण विधियां जो है उसके अंदर ये प्रश्न बनता है आपका, रीट, सीटेट या जितने भी राज्य स्तर के जो टेट परीक्षाएं हैं उसमें प्रश्न आता है कि भाषा विकास का सही क्रम है, तो उसमें इनको आगे पीछे कर देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना, ठीक है, ये क्रम रहेगा भाषा विकास का। चलिए आगे चलते हैं। आगे अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर 3 नंबर का जो सिद्धांत है विद्यार्थियों, वो है अपना विकास की दिशा का सिद्धांत। यानी विकास एक दिशा में होता है, एक निश्चित दिशा होती है विकास की। जैसे बालक का विकास जो है विद्यार्थियों सिर से पैर की ओर होता है। पहले सिर की वृद्धि होती है, उसके बाद में बाकी अंगों की वृद्धि होनी शुरू होती है। आपने देखा होगा कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद में शैशवावस्था में जब वो होता है तो उसका सिर, मस्तिष्क बड़ा होता है, सिर उसका बड़ा होता है बाकी अंगों की तुलना में। लेकिन बाद में धीरे धीरे अंगों का विकास होने लगता है, सिर की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है और बाकी अंगों की, हाथों की, पैरों की, धड़ की, टांगों की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो विकास कैसा होता है? विकास सिर से पैर की ओर होता है, यानी पहले सिर का विकास हुआ है, फिर धड़ का, फिर पैरों का, फिर बाकी अंगों का विकास होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो विकास होता है बालक का वो एक दिशा में चलता है, एक निश्चित दिशा में चलता है, सिर से पैर की ओर। अच्छा, दूसरा केंद्र से परिधि की ओर, ये विकास का सिद्धांत है विद्यार्थियों, सिर से पैर की ओर। और दूसरा सिद्धांत है केंद्र से परिधि की ओर। केंद्र से परिधि की ओर का मतलब है कि केंद्रीय भाग जो है, जो धड़ है बच्चे का, उस धड़ से लेकर सिराओं तक, हाथों तक, अंगुलियों तक विकास होता है। तो प्रारंभ जो होता है वो धड़ से होता है, धड़ में भी हृदय के आसपास वाला जो एरिया है वहां से विकास होना प्रारंभ होता है। और फिर जो परिधि मतलब किनारे, फिर जो परिधि है यानी कि हाथ है, अंगुलियां हैं, पैर है, पैरों की अंगुलियां, इनका विकास होना शुरू होता है। तो इसको बोलते हैं केंद्र से परिधि की ओर होने वाला विकास, ठीक है। तो ये विकास की दिशा के सिद्धांत है, 2 सिद्धांत है, अपने को ध्यान रखने हैं। एक है सिर से पैरों की दिशा में होने वाला सिद्धांत और दूसरा है केंद्र से परिधि की ओर होने वाला सिद्धांत। एक मनोवैज्ञानिक है कुपुस्वामी, तो उन कुपुस्वामी जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने ये सिद्धांत दिए हैं और उन्होंने सिर से पैर की ओर होने वाले विकास को विद्यार्थियों मस्तक का बोधमुखी सिद्धांत का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मस्तक का धोमुखी सिद्धांत जो है या मस्तक बोधमुखी सिद्धांत जो है वो किसके अंतर्गत आता है? सिर से पैर की ओर। सिर से पैर की ओर जो बालक की जो विकास होता है, जो वृद्धि होती है, उसको हम मस्तक का बोधमुखी सिद्धांत कहते हैं, या मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बात करें तो सिफेलोकोडल इसको कहा गया है, ठीक है। तो याद कैसे रखेंगे? देखो, सिर यहाँ पे सी आ गया और यहाँ भी क्या आया? सी आया। तो सिर से पैर की ओर जो विकास होता है उसको क्या बोलते हैं? सिफेलोकोडल बोलते हैं, ऐसे याद रख लेना आप इसको, ठीक है। जबकि केंद्र से परिधि की ओर होने वाला विकास क्या कहलाता है? समीपा दूराभिमुख या प्रोक्सिमो डिस्टल, ये कहलाता है। ये आप याद है। तो ये अगर एक याद कर लेंगे ना आप, भाई ये वाला एक आपको याद हो जाएगा ना, सिर से पैर वाला, सी से सिर और सी से सिफेलोकोडल। तो सिर से पैर वाला जो विकास है वो क्या कहलाता है? सिफेलोकोडल कहलाता है। और केंद्र से परिधि वाला जो विकास है विद्यार्थियों, वो क्या कहलाता है? प्रोक्सिमो डिस्टल कहलाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो ये विकास की दिशा के सिद्धांत है कि विकास जो होता है वो निश्चित रूप से एक दिशा में होता है। अगला देखिए, अगला जो आपके सामने सिद्धांत है विद्यार्थियों, वो है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण स्थापित कर लेना। एकीकरण का मतलब क्या है? एकीकरण का मतलब है कि एक छोटा बच्चा, एक छोटा शिशु जब वो पालने में लेटा हुआ है, वो चारपाई पर लेटा हुआ है, जब आप उसको कोई चीज या वस्तु देते हैं तो अपने पूरे शरीर को उठाने का प्रयास करता है, पूरे शरीर को उठा करके और उस वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि उसे अपने अंगों का संचालन करना आता नहीं है, उसका अपनी उंगलियों के ऊपर जो है कंट्रोल नहीं है, अंगूठे पर कंट्रोल नहीं है, हाथों पर उसका कंट्रोल नहीं है, अभी उसका कंट्रोल स्थापित नहीं हो पाया, नियंत्रण स्थापित नहीं हो पाया उसका अपनी मांसपेशियों के ऊपर, अपने शारीरिक अंगों के ऊपर। इसीलिए वो अपने पूरे शरीर को धकेलता है उस वस्तु की तरफ,
लेकिन धीरे धीरे फिर एक एक अंगों के अंदर एक एक अंगों को चलाने में वो क्या कर लेता है, दक्षता हासिल कर लेता है, और फिर एक एक अंगों को वो काम में लेता है। फिर कोई चीज़ लेनी होती है तो हाथ को आगे करता है, या फिर उंगलियों से उन चीज़ों को पकड़ने का प्रयास करता है। ठीक है, तो इसी को हम एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं कि बालक जो होता है वो प्रारंभ में शैशवावस्था में पूरे शरीर को किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए कोशिश करता है, बाद में धीरे धीरे एक एक अंगों के ऊपर कंट्रोल या नियंत्रण स्थापित कर लेता है। इसी दक्षता को हम क्या बोलते हैं, इसी दक्षता को हम बोलते हैं एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपकी स्क्रीन पर चक्राकार विकास का सिद्धांत। सॉरी, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, गला सूख गया, पी लूं क्या? ठीक है। देखिए, चक्राकार विकास के सिद्धांत की बात हो रही है। चक्राकार यानी कि गोल गोल चक्र के रूप में बालक के शरीर के सभी अंगों का एक साथ विकास नहीं होता है। ये तो हमें पता है कि बच्चे के सभी अंगों का विद्यार्थियों एक साथ विकास नहीं हो सकता। अगर एक साथ विकास होगा तो वो बालक क्या बन जाएगा, आप खुद सोचो। अगर आपके कान, आपका नाक, आपकी आंखें, आपका चेहरा, आपके हाथ और अंगुलियां और पैर अगर सभी एक साथ वृद्धि करें आपके जन्म के बाद, तो आपका शरीर कैसा बन जाएगा? अजीब बन जाएगा। फिर तो वो हॉलीवुड फिल्मों में आते हैं ना जानवर, वैसा बन जाएगा, तो बड़ा डरावना बन जाएगा। तो जो विकास होता है, जो वृद्धि होती है विद्यार्थियों शरीर की, वो सारों की एक साथ वृद्धि नहीं होती है। कुछ अंगों का विकास एक निश्चित समय तक होता है और बाद में उस अंग का विकास रुक जाता है और बाकी अंगों का विकास होने लगता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, चक्राकार विकास का सिद्धांत बोलते हैं। इसको हम अगर प्रदर्शित करें तो इस तरह से प्रदर्शित करेंगे, चक्राकार, ये चक्कर के रूप में। ठीक है, जैसे मान लीजिए बालक का सिर है, तो जन्म के समय सिर क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, शरीर के बाकी हिस्से छोटे होते हैं, धड़ छोटा होता है, हाथ पैर उंगलियां छोटी छोटी होती है, लेकिन बाद में सिर का विकास तो रुक जाता है और बाकी अंगों का विकास होना शुरू होता है। तो इसी को हम बोलेंगे चक्राकार विकास का सिद्धांत, यानी कि बालक के सभी अंगों का समान रूप से ना बढ़ना, बल्कि एक अंग का विकास निश्चित समय तक होकर रुक जाना और फिर दूसरे अंगों का विकास होना। इसी को बोलते हैं हम चक्राकार या वर्तुलाकार सिद्धांत भी आप इसको कह सकते हो। वर्त का मतलब गोला घेरा होता है, तो इसको वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। वर्तुलाकार क्यों कहते हैं विद्यार्थियों इसको? देखिए, इसको भी जाने आप। वर्तुलाकार इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि देखिए ये जो वर्त आपको दिख रहा है, इस वर्त में ये जो ऊपर की ओर जो लाइन जा रही है विद्यार्थियों, ये ऊपर वाली ये लाइन तो बच्चे के विकास को प्रदर्शित कर रही है कि उसके शरीर का जो अंग है वो वृद्धि कर रहा है। और ये जो वापस जो लाइन घूम रही है ना, ये वाली, ये वापस घूमने वाली लाइन जो है ना, उसकी वृद्धि के रुकने का संकेत है कि अब उसके उस शरीर के अंग का विकास जो है, वृद्धि है, वो रुक गई है और फिर दूसरे अंगों में विकास हो रहा है। तो ये दूसरे अंग का सूचक है, आगे वाला घेरा, कि अब अगले अंग में क्या हो रही है, दूसरे अंग में उसका विकास हो रहा है, उसकी वृद्धि हो रही है और फिर कुछ समय बाद वृद्धि होने के बाद उस अंग का विकास भी थोड़ी देर के लिए क्या होता है, रुक जाता है। तो ये वापस वाली जो लाइन है ना, ये रुकने का संकेत है और ये ऊपर वाली जो लाइन है आगे वाली, ये विकास का संकेत है और नीचे वाली लाइन जो है विद्यार्थियों, ये रुकने का संकेत है। समझ रहे हो? इसीलिए इसको जो है चक्राकार विकास का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए, छठा सिद्धांत आपके सामने है। छठा सिद्धांत है विद्यार्थियों संबद्धता का सिद्धांत। संबद्धता यानी कि बालक का जो विकास है वो आपस में क्या होता है, संबंधित होता है, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होता है विकास। ऐसा नहीं है कि बालक के शरीर का विकास हो रहा है तो मानसिक विकास नहीं होगा, नहीं, मानसिक विकास भी साथ साथ में चलेगा। दार्शनिक, जो यूनानी दार्शनिक है अरस्तु, वो कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो स्वस्थ शरीर में ही, शरीर जब स्वस्थ होगा तभी तो मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा। तो कहने का मतलब है कि बालक का विकास जो है वो सभी अंगों का और मानसिक विकास का आपस में क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ाव होता है, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं वो, और एक दूसरे से जुड़ करके संबंधित होकर के उनका विकास होता है। ये देखिए पीपीटी पे देखिए, बालक के एक विकास का संबंध उसके दूसरे प्रकार के विकास से क्या होता है, संबंध होता है। यानी कि बालक यदि व्यवहार करना सीख रहा है, व्यवहारिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से जब वो विकसित हो रहा है, तो साथ ही साथ उसके भाषा का भी क्या होगा, विकास होगा, उसके शरीर का भी विकास होगा, उसमें और जो उसकी अच्छी आदतें हैं उनका विकास होगा। तो कहने का मतलब ये सारे आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है। संबद्धता का मतलब यही है कि इंटर रिलेटेड, आपस में जुड़े हुए हैं सारे विकास। ठीक है, तो इस तरह से ये संबद्धता का सिद्धांत हमारे सामने प्रदर्शित करता है। आगे देखिए, सातवां जो है आपके विकास का सिद्धांत, वो है विद्यार्थियों सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। ये बहुत अच्छा है, ये सिद्धांत जो है वो बहुत ही बढ़िया सिद्धांत है। ये सिद्धांत कहता है विद्यार्थियों कि बालक शुरू में जो है वो सामान्य क्रियाएं करता है, बिल्कुल इजी काम करता है बालक बिल्कुल सामान्य क्रियाएं, नॉर्मल जो क्रियाएं हैं वो करता है और बाद में फिर वो विशिष्ट क्रियाएं करने लगता है। देखिए, बालक प्रारंभ में सामान्य क्रियाएं करता है, जैसे पहले घुटनों पर चलना। बच्चा जब चलना सीखता है विद्यार्थियों, तो पहले पेट के बल रेंगता है। आपने एक शिशु को, छोटे शिशु को देखा होगा कि जब वो 1 वर्ष का होने लगता है तो वो चलना सीख जाता है, लेकिन 1 वर्ष से पहले जब वो 6-7 महीने का होता है तो अपने पेट के बल या फिर आप कह सकते हैं घुटनों के बल, पेट के बल तो 2-3 महीने का होता है तभी होने लग जाता है। पेट के बल वो घसट ऐसे रेंगना शुरू कर देता है, पेट के बल। ठीक है, उसके बाद में फिर वो धीरे धीरे खड़ा होना शुरू होता है। 6-7 महीने का जब हो जाता है, 6-7-8 महीने का जब हो जाता है तो वो खड़े होकर के कोशिश करता है, घुटनों के बल चलने की वो कोशिश करता है, और फिर लगभग 11-12 महीने, 1 साल का जब होने लगता है तो वो पैरों पर चलना शुरू कर देता है। ठीक है ना? तो ये क्या है, ये बच्चे के द्वारा की जाने वाली सामान्य क्रियाएं हैं जो हर बालक करता है।
कोई भी बालक हो वो ये क्रियाएं करेगा। पहले वो पेट के बल चलेगा, फिर वो घुटनों के बल चलेगा, और फिर वो बैठना शुरू करेगा, और फिर वो जो है खड़े होकर के चलने की कोशिश करेगा, फिर गिरेगा, और फिर लास्ट में जब वो है सीधा अपने दोनों पैरों के ऊपर चलना स्टार्ट कर देता है। तो ये सामान्य क्रिया है, शुरू वाली क्रियाएं सामान्य है, लेकिन बाद में जब वो अपने दोनों पैरों पे खड़ा होकर चलता है, ये क्या है? ये विशिष्ट क्रिया है। विद्यार्थियों, दो पैरों पे चलना एक विशिष्ट क्रिया है, सामान्य क्रिया नहीं है। भाई दो पैरों पे कौन सा जानवर चल सकता है? सब जानवरों के 4-4 पैर लगाए हैं भगवान ने, ठीक है, लेकिन इंसान है उसके दो पैर हैं। तो दो पैरों पे इंसान खड़ा होकर चल रहा है, क्योंकि हमारे दो हाथ भी दिए हुए हैं, लेकिन हम हाथों को तो नीचे नहीं रखते जमीन पर, केवल पैरों को ही जमीन पे रखते हैं। तो दो पैरों पे चलना एक विशिष्ट क्रिया है, जिसमें केवल इंसान को ही ये महारत हासिल है कि उसके दो पैर, दो हाथ होते हुए भी केवल वो दो पैरों पे खड़ा होता है और चल पाता है। तो सामान्य क्रियाएं शुरू वाली है, और बाद वाली जो क्रिया है वो क्या है विद्यार्थियों? विशिष्ट क्रिया है। तो बालक जब विकास करता है तो पहले सामान्य क्रियाएं करता है और बाद में वो विशिष्ट क्रियाएं करता है। भाषा विकास की अगर अपन बात करते हैं, विकास की बात हो रही है, तो भाषा विकास की बात करते हैं कि भाई पहले जो है बालक हर पशु को क्या कहता है? गाय कहता है। कोई भी पशु आ जाएगा तो उसको गाय बोलेगा वो, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे कोई और जाति उपजाति का हो, सबको गाय बोलेगा वो। लेकिन बाद में वो धीरे धीरे क्या करने लगता है? पहचान करने लगता है। उसके अलावा वो प्रारंभ में क्या करता है? सरल शब्दों का उच्चारण करता है विद्यार्थियों, और बाद में फिर विशिष्ट शब्दों को बोलने में महारत हासिल कर लेता है बालक। तो ये क्या है? ये सामान्य क्रियाएं हैं शुरू वाली, और बाद वाली क्या कहलाएगी? बाद वाली विशिष्ट क्रियाएं कहलाएगी। आगे देखिए, आगे अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांतों में हम बात कर रहे हैं। समान प्रतिमान का सिद्धांत 8वां सिद्धांत है आपके सामने स्क्रीन पर। समान प्रतिमान का सिद्धांत विद्यार्थियों, ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत बायोलॉजिकल सिद्धांत है। ये कहता है कि किसी भी मनुष्य के संतति जब पैदा होगी, जब संतान उत्पन्न होगी, तो वो मनुष्य ही पैदा होगा, और किसी पशु के अगर संतान उत्पन्न होती है तो वो पशु ही होता है। ये समान प्रतिमान का सिद्धांत है। प्रतिमान, प्रतिमान, यानी कि गाय के जब बच्चा होगा तो वो गाय का बच्चा होगा, वो गाय जैसा ही होगा, वो मनुष्य जैसा नहीं हो सकता है। और मछली के जब कोई बच्चा होगा, जब अंडे से बच्चे का जन्म होगा, तो वो मछली जैसा होगा, वो इंसान जैसा नहीं हो सकता। और इंसान जो है उसके बच्चा भी इंसान जैसा होगा। तो ये बायोलॉजिकल एक सिद्धांत है। ये कहता है कि जो विकास जो होता है वो विद्यार्थियों वो समान प्रतिमान के अनुसार होता है, यानी कि जो प्राणी जैसा है उसका विकास उसके वंश क्रम के समान ही होता है। समझ रहे हो? उसका जो विकास होगा उसके वंश क्रम के अनुसार ही होगा। जैसे मानव के मानव रूपी बच्चे और पशु के पशु रूपी बच्चे का ही जन्म होता है। यही क्या कहलाता है? ये समान प्रतिमान कहलाता है। अब ये कई हम ऐसे सीरियल देखते हैं, कई हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं, जिनके अंदर जो है मनुष्य के जो है गाय बकरी का जन्म होते हुए दिखाते हैं, या फिर आधा मनुष्य और आधा पशु दिखाते हैं। तो ये कहने की बातें, ये फालतू, ये केवल काल्पनिकता है। रियल लाइफ से इसका संबंध नहीं है। रियल लाइफ तो ये है, रियल सत्य बात तो ये है कि समान प्रतिमान का सिद्धांत यही कहता है कि भाई मनुष्य के मनुष्य ही जन्म लेता है और पशु के पशु जन्म लेता है। ठीक है, ये तो खाली कहने की बातें, काल्पनिक बातें। अमीर हो या गरीब, सभी बच्चों में प्रकृति प्रदत्त विकास की अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हर बच्चे को एक विकास की अवस्था से गुजरना पड़ेगा। उस बच्चे की शैशवावस्था भी आएगी, उसकी बाल्यावस्था भी आएगी, उसकी किशोरावस्था भी आएगी, उसकी प्रौढ़ावस्था भी आएगी, और उसकी वृद्धावस्था भी आएगी। यानी कि अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको एक विकास की अवस्था से गुजरना पड़ता है। चाहे इंसान हो चाहे पशु हो, अपना पेट भरने के लिए काम करना पड़ता है, और जीवन जीने के लिए जो भी क्रियाकलाप करने होते हैं वो सारे करने होते हैं। तो ये समान प्रतिमान का सिद्धांत है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखिए, अगला सिद्धांत आपके सामने है। नवा सिद्धांत अपन पढ़ रहे हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता, इस संसार के अंदर दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते, है ना? दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते, यानी कि व्यक्तिगत रूप से क्या है? व्यक्तिगत रूप से उनमें भिन्नता पाई जाती है। तो ये सिद्धांत यही कहता है कि जो बालक हैं, एक माता पिता के भी अगर बालक हैं, तो उनमें बहुत सी विभिन्नता पाई जाती है, उनमें विभेद पाया जाता है, उनमें रंगों का भेद हो सकता है, उनमें बुद्धि का भेद हो सकता है, चिंतनशीलता का भेद हो सकता है, उनमें शारीरिक भेद हो सकता है, आकार का भेद हो सकता है, लंबाई का भेद हो सकता है। तो ये विभिन्नता है ना? ये सिद्धांत कहता है कि व्यक्तिगत रूप से विभिन्नता पाई जाती है। एक ही माता पिता की संतानों में क्या पाई जाती है? विभिन्नता पाई जाती है। ये विकास का सिद्धांत है। आगे देखिए, 10वां सिद्धांत आपके सामने क्या कह रहा है? संचय और पुनरावृत्ति का सिद्धांत। संचय मतलब इकट्ठा कर लेना चीजों को। पुनरावृत्ति मतलब रिपीट करना। तो देखिए ये सिद्धांत क्या कहता है? ये कह रहा है शैशवावस्था में बालक के द्वारा कल्पनाएं करना और बाल्यावस्था के पश्चात पुनः किशोरावस्था में क्या होती है? इसकी पुनरावृत्ति होती है। तो यहाँ विद्यार्थियों ये सिद्धांत हमें ये समझाना चाह रहा है कि शैशवावस्था के अंदर बालक के अंदर जो कल्पनाएं होती है, बालक कल्पनाओं में खोया रहता है। जन्म से 5-6 वर्ष तक का बालक जो है वो बहुत सी कल्पनाएं करता है। तो यही कल्पनाएं वापस वो कब करता है? वो किशोरावस्था में करता है। यानी कि शैशवावस्था में जो कल्पनाएं उसके द्वारा की गई है, उन कल्पनाओं की पुनरावृत्ति वो कब करता है? किशोरावस्था के अंदर करता है। वो जो है चिंतन करता है और बहुत सी कल्पनाएं करने लगता है। दिवा स्वप्नों में खोया रहता है। किसमें? किशोरावस्था के अंदर। तो शैशवावस्था की क्या है? वो पुनरावृत्ति करता है। किसमें? किशोरावस्था के अंतर्गत। साथ ही शैशवावस्था का आत्म प्रेम की भावना किशोरावस्था में पुनः पाई जाती है। शैशवावस्था में आपको पता है शिशु जो होता है वो स्वार्थी होता है, स्वार्थ से भरा हुआ होता है। आगे बात करेंगे अपन शैशवावस्था की। तो शैशवावस्था में शिशु स्वार्थी होता है, केवल अपने बारे में सोचता है, मतलब ही होता है। पशुओं की प्रवृत्ति उसमें अंदर पाई जाती है। छीन लेता है, झपट लेता है, मार देता है किसी के भी। तो आत्म प्रेम यानी वो खुद से प्रेम कर रहा है। उसको भूख लगी, उसको खाने के लिए चाहिए, उसको अपना पेट भरना है, उसको मतलब नहीं है दूसरे भूखे मरे, चाहे उसके माता पिता भूखे मरे होंगे, कुछ भी हो, कोई लेना नहीं है।
तो कहने का मतलब है कि सहस अवस्था कैसी होती है, आत्म प्रेम की अवस्था होती है। शिशु जो है खुद से प्रेम करता है, तो इसकी पुनरावृत्ति कब होती है, किशोर अवस्था में होती है। क्योंकि किशोर अवस्था में वैसे होता है, किशोर अपने आप से प्रेम करता है, सजता है, संवरता है, कांच के सामने खड़ा होकर दिन में 10 बार बालों को संवारता है, अलग अलग तरह के शैम्पू कंडीशनर लगाता है, साथ में क्रीमें लगाता है चेहरे के ऊपर कई तरह की, हैं, जिससे कि उसका चेहरा साफ दिखे, वो सबसे अलग दिखे, यूनिक दिखे। तो कहने का मतलब सहस अवस्था की कई जो आदतें हैं वो वापस कहाँ दोहराई जाती है, किशोर अवस्था के अंदर दोहराई जाती है। तो ये कहलाता है आपका संचय और पुनरावृत्ति का सिद्धांत। ठीक है, तो विद्यार्थियों ये आज के हमारे विकास से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत थे। इनमें से एक प्रश्न आपका कन्फर्म रीट सीटेट या जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं या जो आपके टेट स्टेट से संबंधित टेट के जो एग्जाम हैं उनमें इस प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें से डेफिनेटली एक क्वेश्चन पक्का आपका आता है। तो आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।